गौरी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस दो। मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मेरी मुन्नी ही खाएगी। गौरी, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गौरी कभी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मेरी गुड़िया ये फल खाकर बहुत खुश होगी। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर घर की ओर जाने लगती है, तो रास्ते में गौरी का पति कालू रानू चिड़िया को रोक लेता है। कालू, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मेरा मीठा फल खाने को मन कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं ये मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी। तुमसे कौन लेगा, मैं तो छीन लूंगा। कालू कौवा आगे बढ़ता है। रानू चिड़िया को धक्का देकर वो मीठा फल वहाँ से ले जाता है। रानू चिड़िया नीचे जाकर गिरती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, ये मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। रानू चिड़िया बेबस बैठी ऐसे बोले जा रही थी। रानू चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी, तभी वहाँ से साधु उल्लू गुजरता है, जो रानू चिड़िया को देख लेता है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फिर रानू चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ नहीं खाया। बेटी तू चिंता न कर। फिर साधु उल्लू रानू चिड़िया को एक जादुई मटका देता है। ये ले बेटी, ये जादुई मटका। रात के 12 बजे अगर तू नेक मन से कुछ भी इस मटके से खाने की चीज मांगेगी तो वो तुझे मिलेगा। साधु उल्लू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए भोजन लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई हैं? गुड़िया बेटी, ये जादुई मटका है, ये हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मामा, जादुई मटका भला ऐसे कैसे हो सकता है? गुड़िया बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये देखने के लिए हमें रात 12 बजे तक इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। गुड़िया बेटी, 12 बज गए हैं, अब हम मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मामा, मुझे मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है गुड़िया बेटी। ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। रानू चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। अगली सुबह रानू चिड़िया मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर हैरानी से पूछता है, रानू बहन, इतने सारे मीठे फल ये कहाँ से लिए आपने? ये सारे मीठे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। रानू चिड़िया वो फल कबूतर को देकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अपने आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता अपने फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कभी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गौरी कभी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे भी मीठे फल दे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लिए हैं, ये मीठे फल मेरे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गौरी कवि की आंखें खुली की खुली ही रहती हैं। गौरी कवि जल्दी से अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई मटका मिला है, जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गौरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे, अगर वो सच में जादुई मटका है तो कोई मुश्किल नहीं, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कवि रानू चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मिठाई और मीठा हलवा लेंगे। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। रानू चिड़िया के ऐसे कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब कुछ देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका ले जाता है। वो जादुई मटका चुरा कर वहाँ से भाग जाता है।
कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। वो अपना जादुई मटका ना देखकर बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कवि रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरी कवि से कहता है, गौरी, हर समय मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है तुमने। हाँ हाँ कालू जी, मैं मांगती हूँ। पहले जादुई मटके, मुझे सोने का एक बड़ा सेट दे दो। गोरी कवि के ये कहते ही मटके से सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई मटका चोरी कर लिया है, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई मटका ले जाओ। गोरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोर भी, इसलिए वो जादुई मटका तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। गोरी कवि मिट्ठू तोते से अमरूद छीनकर खा रही थी कि गोरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओए गंदे मोटी चोंच वाले, क्या मिलाया है इस अमरूद में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गोरी कवि के पेट में बहुत दर्द था। वो जल्दी से अपने घर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कवि अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। अरे वाह, मेरा पहला अंडा, अब मैं माँ बनूंगी और कालू जी पिता। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी देखो, मैंने अंडा दिया है। गौरी, अब मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। कालू जी, हमारा घर तो टूटा हुआ है, अगर ये छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा तो टूट जाएगा। गौरी, चिड़िया का लकड़ियों का पक्का घर है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम चिड़िया के घर रहने चली जाओ। हमारा पहला अंडा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। ठीक है कालू जी, आप मुझे मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाया करना। मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गोरी कवि अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर चली जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया बाहर आती है। गोरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। देखो चिड़िया, मैंने आज पहला अंडा दिया है, मेरा दिल बहुत डर रहा है, अगर हमारा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। तो गोरी बहन कालू से कहें कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। गोरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से निकलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है गोरी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। गोरी बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और मैं गई। इस तरह गोरी कवि रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गौरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, मगर कालू कौवा गोरी के लिए दाना नहीं लेकर जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मुझे मामा देकर गई हैं। गोरी आंटी, छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। गोरी कवि का भूख से बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया, एक बार चिड़िया आ जाए तो मैं जाकर पूछती हूँ कालू को। रानू चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। रानू चिड़िया अपने घर आती है तो गोरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक नहीं लेकर आया। गोरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गोरी कवि कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैं भी भूखा ही हूँ। गौरी,
मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। जंगल में अब दाना नहीं है। आज तुम चिड़िया से ही दाना लेकर खा लेती। कालू, सच्ची बात बताओ, मुझे आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई। मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। गोरी, अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, फिर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया देखो, मेरा बच्चा कितना सुंदर और काला है। आंटी, कभी का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कब जाओगी? चिड़िया, शाम को, मैं शाम को चली जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि का बेटा सोया हुआ था। कुकू और चिड़िया, चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरा बेटा सो रहा है। आंटी, क्या हम अपने घर में खेलें भी ना? गुड़िया, हम खेलेंगे। वो दोनों बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं। गोरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक पंख मारती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ जाओ, बताओ अपनी माँ को। फिर वो दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे मारा, उस गोरी आंटी ने मुझे मारा। गोरी ने मारा? मगर क्यों? मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गोरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कवि को, मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है? क्या मतलब कालू, किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, ये घर अब हमारा है। जाओ, जो कुछ करना है कर लो। अब मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस घर में है और ये घर हमारा है। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। एहसान फरामोश कौवे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम कौवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। उसी पेड़ पर बच्चे रानू चिड़िया के साथ सो जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, रात में अब मैं शिकार कहाँ से ढूंढूंगी। वो चील जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। खिड़की खुली हुई थी। चील खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वो कौवों का परिवार सोया हुआ था। चील चुपके से गोरी के बेटे को खा जाती है और गोरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चच्चा, चील, चील, कालू जी, उठो, देखो चील। कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से भागता है, मगर वो चील गोरी कवि को मार देती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, घर में चील आ गई है, वो गोरी को मार देगी। चलो कौवे, हम दोनों चलकर चील का मुकाबला करते हैं। अरे ये क्या, ये तो पक्षियों की आवाजें हैं और मैं अकेली हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे अभी भागना होगा। और वैसे भी आज तो मेरा पेट भर चुका है। चिड़िया और कालू कौवा आते हैं तो चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे की पत्नी और बेटा मर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गोरी पत्नी, सब खत्म हो गया। चिड़िया, सब खत्म हो गया। कौवे, ऊपर वाले ने मुझे इस चील से बचाना था, इसलिए आज मुझे घर से दूर रखा। चिड़िया, हमारे किए की सजा हमें मिल गई। रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया मरी हुई गोरी कवि को बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों को कहती है, बच्चों अब घर आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुंचा, अब ये घर हमारा है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता तीनों कंवारे दोस्त नदी पर बैठे हुए थे। तभी गोरी कवि अपनी सहेली रानू चिड़िया के साथ नदी पर आती है। कालू कवि को गोरी कवि बहुत पसंद होती है। हाय, मौसम है सुहाना और ये सुंदरता। मौसम है सुहाना, लगता है किसी का इरादा है मार खाना। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। गोरी कवि की बात सुनकर दोनों दोस्त कालू कवि पर हंसने लगते हैं।
बहुत हो गई बेइज्जती, अब तो यही मेरी दुल्हन बनेगी। पर मैंने सुना है कि गौरी कवि की माँ बहुत गुस्से वाली है। वो गौरी कवि को अकेले कहीं नहीं जाने देती, इसीलिए उसकी सहेली चिड़िया उसके साथ जाती है। कोई बात नहीं टुन्नू, पहले मैं चिड़िया से दोस्ती करूँगा और फिर मैं गौरी कवि से प्यार करूँगा। अरे वाह वाह कालू कव्वे, ये हुई ना बात। अगले दिन जब तीनों दोस्त मिलते हैं तो कालू कौवा कहता है, दोस्तों, गौरी की जो सहेली है वो हर रोज बेरी के पेड़ से फल लेने जाती है। अच्छा, कितने बजे जाती है? क्या वो अकेली जाती है या कोई उसके साथ होता है? अरे टुन्नू, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तेरा दिल चिड़िया पर तो नहीं आ गया? वो तीनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। कालू कौवे की नजर रानू चिड़िया पर जाती है। वो तीनों दोस्त रानू चिड़िया को रोक लेते हैं। क्या मैं आपसे कोई बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो क्या है ना, मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी सहेली गौरी पर आ गया है। अच्छा, तो कालू कौवे को प्यार हो गया है? हाँ चिड़िया, प्यार है ही ऐसी चीज। अब इस टुन्नू चिड़े को ही देख लो, इसे भी किसी से प्यार हो गया है। चुप कर जा मिठू, हम यहाँ कालू की बात करने आए हैं तो कालू की बात ही करने दो। ठीक है टुन्नू, वो क्या है चिड़िया कि मेरे दोस्त कालू का दिल तुम्हारी दोस्त गौरी कवि पर आ गया है और ये तुम्हारी दोस्त को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। इसलिए चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि तुम पूछो, क्या वो भी मुझे चाहती है? कालू, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी सहेली का दिल भी तुम पर आ गया है। क्या सच? मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वो गौरी कवि की माँ गौरी की शादी अमीर घर में करना चाहती है। वो तुम जैसे मामूली कवि से गौरी की शादी नहीं करेगी। मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेरा मतलब है मेरे पास ये दो कीमती दोस्त हैं, तो हुआ ना मैं भी बहुत अमीर। कालू कवि, आप बहुत भोले हो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को देखता ही रहता है। लगता है मेरी दो भाभियाँ आने वाली है। अगले दिन गौरी कवि जंगल के ढाबे में एक भूरे कौवे के साथ बैठी होती है। कालू कौवा, टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता भी वहाँ आते हैं। ये मेरी गौरी के साथ कौन सा कौवा बैठा हुआ है? लगता है कालू, ये वही अमीर कौवा है जो उसकी माँ ने गौरी के लिए पसंद किया है। गौरी जी, मुझे जरा जाना होगा, मुझे एक काम याद आ गया है। ये कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। कालू कौवा एक गुलाब उठाकर गौरी कवि से पूछता है, सुंदर गौरी कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर गौरी कवि हाँ कर देती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि मेरी माँ ने अमीर भूरे कौवे को मेरे लिए पसंद किया है। तुम चिंता नहीं करो, तुम बस मेरी ही पत्नी बनोगी। कालू जी, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, अब देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। फिर कालू कौवा एक प्लान बनाता है और अगले दिन गौरी कवि के घर एक नौकर बनकर जाता है। कौन हो तुम? माँ जी, जंगल से पता चला है कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छा कालू, खाना बनाना जानते हो? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ आता है मुझे बनाना। उस दिन के बाद गौरी कवि की माँ कालू कवि को काम पर रख लेती है। मौका मिलते ही गौरी कवि और कालू कौवा मिलते और प्यार भरी बातें करते। सुनो नौकर, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, खाना अच्छा ही बनाना। ठीक है माँ जी। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के होने वाला पति और उसके माता पिता आ जाते हैं और शादी की बात तय हो जाती है। अगले दिन, कालू जी, अब क्या होगा? गौरी जी, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बैठे हुए थे कि उन्हें सामने एक पेड़ के नीचे भूरा कौवा और नीली कवि बैठे दिखाई देते हैं। वो ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो वही कौवा है जिससे हमारी भाभी की शादी तय हुई है। हाँ मिठू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी शादी किसी और से तय हो गई है और ये यहाँ नीली कवि से मिल रहा है। इसका तो भांडा फोड़ना ही पड़ेगा।
अगले दिन कालू कौवा गोरी कवि के पास जाता है और सारी बात गोरी कवि को बता देता है। उन दोनों को एक साथ बैठे गोरी कवि की माँ उन्हें देख लेती है। नौकर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास बैठने की? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? वो भी तुम जैसे नौकर से? निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और मेरी बेटी के करीब न आना। वो कालू कौवे को गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है और अगले ही दिन गोरी कवि की शादी करने का प्लान बना लेती है। अगले दिन जब गोरी कवि और भूरे कवि की शादी होने लगती है तो कालू कौवा वहाँ आता है। माँ जी, ये शादी रोक दीजिए, वरना आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम फिर यहाँ आ गए। अगर अब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप मेरी बात तो सुने। फिर कालू कवि के दोस्त टुन्नू चिड़ा और मिठू तोता नीली कवि और उसके बच्चों को साथ ले आते हैं। भूरा कौवा ये देखकर डर जाता है। रुक जाओ, ये शादी रोक दो। भूरा कौवा पहले से ही शादीशुदा है और ये रही उसकी पत्नी और उसके बच्चे। ये सब देखकर भूरा कौवा डर जाता है और गोरी कवि की माँ से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं गोरी कवि की सुंदरता देखकर बहक गया था। ऐ ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? माँ जी, मैं हूँ ना आपकी बेटी से शादी करने के लिए। मैं तैयार हूँ। तू तो तैयार है मगर मैं तैयार नहीं। मैं तुझ जैसे गरीब कौवे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माँ जी, मैं गरीब नहीं हूँ। मेरे पास मिठू तोता और टुन्नू चिड़ा जैसे दो कीमती दोस्त हैं और मैं बहुत ईमानदार हूँ। फिर कालू कौवे की माँ भी मान जाती है। गोरी कवि और कालू कौवे की शादी हो जाती है। सुनिए जी, आपकी सहेली की तो शादी हो गई, आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? रानू चिड़िया मुस्कुराती है। आधी रात को भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा गोरी कवि की आँख खुल जाती है। मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? गोरी कवि डरते हुए अपने घर से बाहर आती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? मुन्नी, जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात को गोरी कवि की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है कि रात होने से पहले घर लौट आया करो, मगर मेरी सुनता कौन है? अब आधी रात को मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? आधी रात को गोरी कवि पूरे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढती है, मगर उन्हें अपने बच्चे कहीं नहीं मिलते। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, मगर न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए। गोरी कवि ऐसे बैठी अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया वहाँ आते हैं। चिड़िया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं गोरी बहन, मगर क्या हुआ? पता नहीं चिड़िया, रात से मेरे बच्चे कहीं चले गए हैं। गोरी बहन, हम तीनों भी कल शाम मेरी माँ वाले जंगल में गए थे और अभी लौट रहे हैं, इसलिए हमने भी आपके बच्चों को नहीं देखा। मगर गोरी बहन, आपको तो पता है ना कि रात को जंगल में कितना खतरा होता है। गोरी, तुम्हें तो पता है उन जालिम चीलों का। मासूम पक्षी तो उनका पहले शिकार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन जालिम चीलों ने तुम्हारे बच्चों को मार दिया हो? ऐसा मत कहो मिठू भाई। तो गोरी, तुम ही बताओ कि वो रात के गए अभी तक क्यों नहीं लौटे? ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चे सलामत हो। फिर गोरी कवि अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते आगे चली जाती है। अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक नदी के पास जाती है, जहाँ एक कौवे के साथ उसे अपने बच्चे दिखाई देते हैं। मुन्नी, जग्गू, माँ, आप रात भर कहाँ थे मेरे बच्चों? मैं तुम्हें रात से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। दरअसल कसूर इनका नहीं है, ये कल रात मेरे बच्चे के साथ खेलने आए थे, मगर रात होने के कारण मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। हाँ माँ, अंकल की बेटी गुड़िया हमारी दोस्त है, इसलिए हम उससे खेलने यहाँ आए थे। बच्चों, तुम्हें पता भी है कि रात से मैं कितनी चिंता में थी। मम्मा, अंकल हमें घर ही छोड़ने आ रहे थे। बच्चों को देखकर गोरी कवि की जान में जान आती है। मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। आप इतने खतरों से खेलकर यहाँ आई, आपका पति कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है।
माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चलो बच्चों, चलें घर। एक बात कहूँ, अगर बच्चे रोज आना चाहें तो उन्हें यहाँ आने देना। मैं उन्हें अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूँगा। जी जरूर। अब गौरी कवि के बच्चे हर रोज कालू कवि की बेटी से मिलने आया करते थे और साथ में गौरी कवि भी आती थी। कालू कौवा और गौरी कवि मन ही मन में एक दूसरे को पसंद किया करते थे। एक दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी जी, एक बात पूछूं? जी जी पूछिए। अगर आपको कोई अच्छा सा कौवा मिल जाए तो क्या आप उससे शादी करोगी? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मगर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? असल में मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी जालिम चीलों का शिकार बन गई थी। मैं भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ के इंतजार में हूँ। अगर आप चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। जब से मेरे पति हमें छोड़कर गए हैं, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गौरी कवि चुप कर जाती है। क्या हुआ गौरी जी, आप चुप क्यों कर गई? मुझे कुछ सोचने का समय दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। फिर गौरी कवि अपने बच्चों के साथ घर चली जाती है। कालू जी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है कि वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। गौरी कवि रात भर कालू कवि के बारे में सोचती रही। अगले दिन वो कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको बाबा कह सकते हैं? ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बाहर बैठे होते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। मामा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ दीजिए ना खाने को। बच्चों, रात होने वाली है, इस समय हमारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे गौरी, रात भर बच्चों को भूखा रखोगी क्या? बच्चों, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। अपने पति का बच्चों के प्रति प्यार देखकर गौरी कवि खुश हो जाती है। कालू जी, जल्दी लौट आना। गौरी, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी गया और अभी आया। फिर कालू कौवा जंगल में चला जाता है। कोई जालिम पक्षी आ जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फल के पेड़ से कुछ फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक जालिम चील बैठी हुई थी। काफी दिनों से कोई मांस नहीं खाया, आज मिला भी तो ये काला कौवा। कोई बात नहीं, जैसा भी है मांस तो है, इसे खाकर मजा ही आएगा। फिर वो चील कालू कौवे पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वो कौवे को मारकर खा जाती है। ये सब कुछ पेड़ के पीछे बैठी रानू चिड़िया देख रही थी। अरे, ये तो कालू कौवा है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ गौरी बहन, आपके कालू कौवे को जालिम चील ने मार दिया है। ये सब मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कालू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो गौरी बहन। चिड़िया, अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना, मुझे नहीं जीना इस जालिम जंगल में। गौरी बहन, आपको अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले आपके 2 बच्चे थे, अब आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि फल खाते खाते सोचती है, ये फल बहुत मीठे हैं, मैं यहीं से पेट भरकर खा लेती हूँ और बाकी अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। फिर गौरी कवि 3 फल लेकर वहाँ से उड़ती है, मगर रास्ते में एक फल गिर जाता है जिसका गौरी कवि को पता नहीं चलता। घर जाकर गौरी कवि तीनों बच्चों को फल देने लगती है। ये लो मुन्नी, ये फल तुम्हारे लिए, और जग्गू ये तुम्हारे लिए। अपने बच्चों को फल देते हुए गौरी कवि को पता चला कि एक फल तो गिर गया है। अरे, तीसरा फल कहाँ गिर गया? गुड़िया बेटी, लगता है तुम्हारा फल रास्ते में ही गिर गया है। गौरी की बात सच थी।
मगर गुड़िया को गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ हमेशा सौतेली ही होती है, ये मुझे भूखा रख रही है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। गुड़िया के दिल में अपनी मम्मा के लिए नफरत हो गई थी। एक सुबह जब गौरी कवि अपनी बेटी को नदी पर पानी पिला रही थी। माँ, मुझे भी पानी पीना है। हाँ गुड़िया बेटी, मुन्नी के बाद मैं तुम्हें ही पानी पिलाऊंगी। गौरी कवि वहाँ बैठी हुई थी कि मिठू तोता वहाँ आता है। गौरी जल्दी करो, तुम्हारी सहेली नीली कवि की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ गुड़िया देख रही थी। गुड़िया को अपनी माँ से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। सौतेली माँ हमेशा सौतेली होती है, वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देती है और मुझसे सौतेला व्यवहार करती है। गुड़िया के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत हो गई थी। अगर मुझे मम्मा का प्यार पाना है तो मुझे मम्मा के बच्चों को मारना होगा। फिर गुड़िया अपने बहन भाई को मारने का प्लान बनाती है। चलो मुन्नी और जग्गू, आज हम कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मगर भैया, मम्मा को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? मम्मा के आने से पहले हम वापस आ जाएंगे, मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों को मार डालने के इरादे से गुड़िया उन दोनों को कुएं के पास ले जाती है। अरे वाह, देखो कुएं में मैं तो दिख रही हूँ। फिर वो सब कुएं में देखने लगते हैं। वो दोनों कुएं में देख रहे होते हैं, तभी गुड़िया पीछे से उन्हें कुएं में धक्का दे देती है। जग्गू और मुन्नी कुएं में गिरकर मर जाते हैं। अब सौतेली माँ सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। फिर गुड़िया अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे गौरी कवि मिल जाती है। गुड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और घर पर कौन है? मम्मा, जग्गू भैया हमें खेलने के लिए जबरदस्ती काली पहाड़ी पर ले गए थे और वहाँ गुड़िया बेटी, वहाँ क्या? मम्मा, वहाँ एक चील ने भैया और बहना को खा लिया। नहीं। गुड़िया की बात सुनकर गौरी कवि के सर पर तो आसमान टूट पड़ता है। माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता ना करें। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सहारा बनोगी। सौतेली माँ, अब तुम मुझे सगे बच्चों जैसा प्यार दोगी। वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक जालिम चील उन्हें रोक लेती है। सामने चील को देखकर गौरी कवि अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं इस चील को अपने पीछे लगाती हूँ और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो चील कहती है, देख कवि, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। अगर तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो फिर मैं दोनों को ही खा जाऊंगी। जालिम चील, तुम मेरी बेटी को यहाँ से जाने दो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गुड़िया दंग रह जाती है। गुड़िया चली जा यहाँ से। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो। इसी को तो माँ कहते हैं बेटा। चल जा गुड़िया, चली जा यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। ये देखकर गुड़िया को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ, मैं नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। नहीं गुड़िया, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं माँ, अगर अब जान बचेगी तो वो बस मेरी माँ की, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ। गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ, आपके सगे बच्चों को मैं अभी कुएं में धकेल कर आ रही हूँ। ये सुनकर गौरी कवि दंग रह जाती है। मुझे मर जाने दीजिए मम्मा, मैं आपकी गुनहगार हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया गुड़िया? मम्मा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने आपके सगे बच्चों को मार दिया। ये सुनकर गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, तुमने जो भी किया, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अपनी सौतेली माँ का प्यार देखकर गुड़िया बहुत पछताती है। जा बेटी, चली जा, यहाँ से भाग जा। जालिम चील कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तू वही कवि है ना जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी? तेरे पति का नाम कालू था ना? हाँ चील जी। उसे मैंने ही मारा था, मगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी।
आज तुम दोनों को देखकर मुझे ये पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज मैं भूखी ही रह लूंगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर जाने लगते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटी, माँ हमेशा माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया। कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो 2-2 अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे। नहीं नहीं मिट्टू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता मिलकर कालू कौवे को मारते हैं। कालू कौवा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। क्या हुआ कालू, किससे अपने पंख तुड़वा कर आ रहे हो? गौरी, मैं तो तुम्हारे लिए मिट्टू के अंडे चुराने गया था, मगर न जाने वो पति पत्नी कहाँ से आ गए और मेरी खूब धुलाई की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कभी अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कभी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर, कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए 2-4 मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी, तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया, उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है, अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कभी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है, मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना, और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है।
चुप चुप कर जा चिड़िया की बच्ची, अंडे से बाहर क्या आई, हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कवि छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। जालिम जालिम है वो जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी, मैं कहाँ से लूंगी अपना अंडा। मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है, क्या आपने किसी को देखा है? ना ना, हमने किसी को नहीं देखा, हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गौरी कवि की बात याद आती है। वो गौरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो झील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं, वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है, आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कवि गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मम्मा मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी, रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा, मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। हम दोनों घर चलते हैं, जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है, और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गौरी कवि ऐसा सोचती है और गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गौरी, क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गौरी, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाए।